लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो इसमें काफ़ी सारा टेक्निक्स है पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लैबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए। पहला टेक्निक है एग्जामिनेशन ऑफ फीसेस, क्योंकि ज़्यादातर जो पैरासाइट्स होता है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहता है, ठीक है, इसलिए स्टूल एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, ज़्यादातर पैरासाइट्स इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं, इसीलिए स्टूल एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, तो इसमें जो स्टूल स्पेसिमेन होता है उसमें उसको हम कलेक्ट किस में करते हैं, वाइड माउथेड क्लीन लीक प्रूफ स्क्रू कैप्ड कंटेनर। तो कंटेनर का 4 फीचर्स है, वाइड माउथ, क्लीन, लीक प्रूफ एंड स्क्रू कैप्ड। सो द कंटेनर फॉर collecting stool should be wide mouthed, clean, leak proof and screw capped, ठीक है, and it should be handled carefully ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे। देन टाइमिंग, ठीक है, जो स्टूल स्पेसिमेन है इसको वी शुड कलेक्ट इट बिफोर स्टार्टिंग द एंटी पैरासाइटिक ड्रग एंड क्लोजर टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं उस जल्द वी विल कलेक्ट एंड इट शुड बी कलेक्टेड बिफोर स्टार्टिंग द एंटी पैरासाइटिक ड्रग। तो स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है बिफोर स्टार्टिंग द एंटी पैरासाइटिक ड्रग एंड क्लोजर टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, कितने कलेक्ट करना है, लगभग 3 स्टूल सैम्पल्स को कलेक्ट करना है। एटलीस्ट 3 शुड बी कलेक्टेड ऑन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, 10 डेज के अंदर 3 स्टूल सैम्पल कलेक्ट कर लेना है ऑन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस के केस में 6 स्पेसिमेन कलेक्ट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस के केस में 6 स्पेसिमेन करते हैं, अदरवाइज मोस्ट केसेस में 3 स्टूल सैम्पल कलेक्ट करता है। व्हेन टू एग्जामिन, अगर लिक्विड स्टूल है तो इट शुड बी एग्जामिन विद इन 30 मिनट्स, सेमी सॉलिड स्टूल है तो इट शुड बी एग्जामिन विद इन 1 आवर, और अगर फॉर्म्ड स्टूल है तो अप टू 24 आवर्स। ठीक है, लिक्विड स्टूल और सेमी सॉलिड स्टूल को, एक लिक्विड स्टूल को 30 मिनट्स में कर लेना है, सेमी सॉलिड को 1 घंटे में कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो ट्रोफोजॉइट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिक्विड स्टूल को 30 मिनट्स, सेमी सॉलिड को 1 घंटे, और जो फॉर्म्ड स्टूल है उनको अप टू 24 आवर्स वी कैन एग्जामिन। ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स टू थेरेपी। ठीक है, मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स टू द थेरेपी के लिए भी हम स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल प्रोटोजोइन इन्फेक्शन के केस में 3 से 4 वीक में हम रिपीट कर सकते हैं, और अगर टीनिया का इन्फेक्शन है तो 5 से 6 वीक में रिपीट करते हैं। इंटेस्टाइनल प्रोटोजोइन इन्फेक्शन है तो 3 से 4 वीक में, और अगर टीनिया का इन्फेक्शन है तो 5 से 6 वीक में रिपीट करेंगे फॉर मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स टू द थेरेपी। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्ट करने में डीले है, स्पेसिमेन के ट्रांसपोर्टेशन में डीले है, तो इट शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रिजर्वेटिव्स लाइक 10% फॉर्मेलिन कैन बी यूज्ड टू मेंटेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द पैरासाइटिक सिस्ट एंड एग। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है अगर डीले है तो, और प्रिजर्वेटिव में वी कैन यूज़ 10% फॉर्मेलिन। ठीक है, इसके अलावा स्टूल के अलावा हम पेरी एनल स्वैप्स भी ले सकते हैं। पेरी एनल स्वैप्स क्यों लेते हैं, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस के केस में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक्स होता है वो पेरी एनल स्किन में डिपॉजिट करता है, या सिस्टोसोमा मानसोनी के केस में, या टीनिया स्पीसीज़ के केस में। सो पेरी एनल स्वैब हम एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, सिस्टोसोमा मानसोनी या टीनिया स्पीसीज़ के केस में ले सकते हैं। ड्यूडेनल कॉन्टेंट्स हम जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के केस में भी ले सकते हैं। ठीक है, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के केस में ड्यूडेनल कंटेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रोंगिलॉइड स्टरकोलिस के केस में भी ड्यूडेनल कंटेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये जो ड्यूडेनल फ्लूइड है दे कैन बी कलेक्टेड बाय एंडोस्कोपी और एंटेरो टेस्ट। ठीक है, सो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के केस में ड्यूडेनल कंटेंट भी ले सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, म्यूकॉइड ब्लडी स्टूल है तो ये किस में मिलता है, अक्यूट अमीबिक डिसेंट्री में मिल सकता है, इंटेस्टाइनल सिस्टोसोमिएसिस के केस में मिल सकता है। ठीक है, या फिर इन्वेसिव बैलेंटीडिएसिस के केस में मिल सकता है। सो अक्यूट अमीबिक डिसेंट्री में म्यूकॉइड ब्लडी स्टूल मिलता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल सिस्टोसोमिएसिस और इन्वेसिव बैलेंटीडिएसिस। ठीक है,
So this is the sample container for stool. It should be wide mouthed, it should be clean, leak proof and screw capped. ठीक है, wide mouthed, clean, leak proof and screw capped. These are the 4 features of the container for specimen collection of stool. Then अगर डार्क रेड कलर है स्टूल का इट मीन्स अपर जीआईटी ब्लीडिंग. ठीक है, और अगर ब्राइट रेड कलर है दैट मीन्स लोअर जीआईटी ब्लीडिंग. डार्क रेड कलर है मतलब अपर जीआईटी से ब्लीडिंग हो रहा है, और अगर ब्राइट रेड है मतलब लोअर जीआईटी से ब्लीडिंग हो रहा है. ठीक है, जियार्डिएसिस के केस में वी फाइंड फ्रोथी पेल ऑफेंसिव स्टूल. ठीक है, बहुत ऑफेंसिव ऑर्डर होता है बिकॉज इट कंटेन्स फैट. सो जियार्डिएसिस के केस में फ्रॉथी पेल ऑफेंसिव स्टूल मिलता है. ठीक है, अक्यूट अमीबिक डिसेंट्री में म्यूकॉइड ब्लडी स्टूल मिल रहा था, जियार्डिएसिस के केस में फ्रॉथी पेल ऑफेंसिव स्टूल मिलता है. देन स्टूल कंसिस्टेंसी. लिक्विड स्टूल्स में कॉमनली ट्रोफोसाइट्स मिलते हैं, और जो फॉर्म्ड स्टूल होता है उसमें सिस्ट मिलता है. सेमी सॉलिड में दोनों मिलते हैं, ट्रोफोसाइट्स भी मिलेंगे, सिस्ट भी मिलेंगे. लिक्विड स्टूल में मेनली ट्रोफोसाइट्स मिलते हैं, फॉर्म्ड में मेनली सिस्ट मिलता है, और जो सेमी सॉलिड होता है उसमें ट्रोफोसाइट्स भी मिल सकते हैं, सिस्ट भी मिल सकते हैं. इसका कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि क्रिप्टोस्पोरियोडोसिस के केस पे जो oocyst होता है वो लिक्विड स्टूल में भी मिलेगा. ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस के केस में जो oocyst है वो लिक्विड स्टूल में भी मिलेगा. ठीक है, और टेपवर्म, प्रोग्लोटिड्स और अडल्ट फॉर्म ऑफ एंटेरोबियस एंड एस्कैरस आर ओकेजनली फाउंड इन द स्टूल. ठीक है, टेपवर्म का, प्रोग्लोटिड्स या एंटेरोबियस और एस्कैरस का अडल्ट फॉर्म भी स्टूल में कभी कभी मिल सकता है. सी, दिस इज़ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रोफोसाइट्स एंड सिस्ट. जो वाटरी स्टूल है उसमें ट्रोफोसाइट्स ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे ये फॉर्म्ड बनेगा तो इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा. जो फॉर्म्ड स्टूल है उसमें सिस्ट ज़्यादा है, फॉर्म्ड में सिस्ट ज़्यादा मिलते हैं, फिर जैसे जैसे ये वाटरी होगा सिस्ट का भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा. ये था मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. ठीक है, कलर के बेसिस पे, ऑफेंसिव ऑर्डर के बेसिस में, म्यूकॉइड ब्लडी स्टूल के बेसिस पे. ठीक है, नाउ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में एक डायरेक्ट वेट माउंट आता है और फिर परमानेंट स्टेनिंग मेथड है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में या तो डायरेक्ट वेट माउंट एग्जामिनेशन या परमानेंट स्टेनिंग मेथड. डायरेक्ट वेट माउंट में 2 टाइप का माउंट है, सलाइन और आयोडीन माउंट. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ड्रॉप्स ऑफ सलाइन एंड लूगोल्स आयोडीन आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द स्लाइड रेस्पेक्टिवली. ठीक है, जैसे कि ये स्लाइड है तो इसके लेफ़्ट हाफ पे हम सलाइन पुट करते हैं, दिस इज़ द सलाइन वाला सेक्शन. एंड राइट हाफ में हम लूगोल्स आयोडीन प्लेस करते हैं. लेफ़्ट हाफ पे सलाइन और राइट हाफ पे लूगोल्स आयोडीन. Then a small amount of feces, that is 2 milligram approx, is mixed with a stick to form a uniform smooth suspension. ठीक है, अगर स्टूल ज़्यादा है या कम है तो दिक्कत होगा पैरासाइट को डिटेक्ट करने में. ठीक है, तो स्टूल को लगभग 2 मिलीग्राम लेना है और इसको स्टिक से मिक्स करना है ताकि एक यूनिफॉर्म स्मूथ सस्पेंशन बन जाए. कवर स्लिप इज प्लेस्ड ऑन द माउंट एंड एग्जामिन्ड अंडर लो पावर ऑब्जेक्टिव. 10x पे हमको हेलमिंथ का एग और लार्वा मिलता है. 10x पे हेलमिंथ का एग और लार्वा मिलेगा, और 40x पे प्रोटोजोअन के सिस्ट और ट्रोफोसाइट्स मिलता है. 10x पे हेलमिंथ का एग और लार्वा मिलेगा, और 40x पे प्रोटोजोन्स के सिस्ट और ट्रोफोसाइट्स मिलता है. स्क्रीनिंग एरिया. The entire cover slip preparation should be examined in a zigzag fashion. ठीक है, पहले लो पावर पे दैट इज 10x पे और फिर हाई पावर पे. तो पूरे कवर स्लिप को एग्जामिन करना है किस फैशन में, zigzag फैशन में. ठीक है, पहले 10x पे ऑब्जर्व करना है, फिर 40x पे ऑब्जर्व करना है. ठीक है, सो इस वे में zigzag पैटर्न में हम पूरे स्लाइड को एग्जामिन करते हैं. ठीक है, पूरे माउंट को एग्जामिन करते हैं zigzag फैशन में. देन मोटिलिटी में अगर एक ट्रोफोसाइट सस्पेक्ट हुआ है देन फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड्स
शुड बी अलाउड टू डिटेक्ट मोटिलिटी, मोटिलिटी डिटेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 15 सेकेंड्स तक एग्जामिन करना है। तो मोटिलिटी को स्टिमुलेट करने के लिए हम हीट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हीट कैसे करेंगे, एक हॉट पेनी को स्लाइड के एज पे रख देंगे। ठीक है, हॉट पेनी को स्लाइड के एज पे रख सकते हैं, या फिर कवर स्लिप को टैप कर सकते हैं, या फिर लाइट सोर्स के इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटिलिटी के लिए हीट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कवर स्लिप को टैप कर सकते हैं, या लाइट सोर्स के इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मोटिलिटी के लिए एटलीस्ट 15 सेकेंड्स तक तो एग्जामिन करना है। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टूल में क्या क्या है, दिस इंक्लूड प्लांट फाइबर, स्टार्च सेल्स विच स्टेन्स ब्लू ब्लैक विथ आयोडीन, मसल फाइबर्स, एनिमल हेयर, pollen grain, yeast cells, bacteria, epithelial cells, fat globules, and air bubble. So normal constituents में we have plant fibers, animal hair, plant का fiber, animal का hair, ठीक है, fat globules and air bubbles, yeast cells and bacteria, then pollen grains can be there, muscle fibers can be there, starch cells are there, ये जो स्टार्च होगा ये आयोडीन से ब्लू ब्लैक स्टेन हो सकता है, एंड देन एपिथेलियल सेल्स, दीज आर द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टूल। सेल्यूलर एलिमेंट्स में देयर कैन बी पस सेल्स इन केस ऑफ इन्फ्लामेटरी डायरिया, देयर कैन बी आरबीसीज एज एन डिसेंट्री। ठीक है, तो सेल्यूलर एलिमेंट्स में पस सेल्स मिल सकता है, अगर डिसेंट्री है तो आरबीसी मिल सकता है। देन चारकोट लेडेड क्रिस्टल which are diamond shaped. They are the breakdown products of eosinophils and may be seen in stool and sputum of a patient with parasitic disease such as amoebic dysentery, ascariasis and allergic disease like bronchial asthma. ठीक है, तो पैरासाइटिक डिजीज़ के केस में चारकोट लेडन क्रिस्टल्स मिल सकता है, जैसे कि अमीबिक डिसेंट्री के केस में, या स्कैरिएसिस के केस में, या ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस में चारकोट लीडन क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, दीज आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ ईस्नोफिल। सो अमीबिक डिसेंट्री, स्कैरिएसिस, ये सब में चारकोट लीडन क्रिस्टल मिलता है। देन पहला जो माउंट था सलाइन माउंट, इट इज़ यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ trophozoites and cyst of the protozoan parasite and eggs and larvae of the helminth. इनसे हम प्रोटोजोन पैरासाइट्स के ट्रोफोसाइट्स और सिस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हेलमिंथ के एग और लार्वा को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि मोटिलिटी ऑफ ट्रोफोसाइट्स एंड लार्वा इन अक्यूट इन्फेक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, बाइल स्टीनिंग प्रॉपर्टी कैन बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, सलाइन माउंट में बाइल स्टेन्ड एग्स जो होंगे दे विल अपीयर गोल्डन ब्राउन, और जो नॉन बाइल स्टेन होंगे दे विल अपीयर कलरलेस। Okay, in stool specimens with preservatives, directly the wet mount can be prepared without using saline. Okay, अगर जैसे कि फॉर्मेलिन यूज़ कर रहे हैं, 10% फॉर्मेलिन यूज़ किया एज अ प्रिजर्वेटिव, तो जो डायरेक्ट वेट माउंट है उसको ऐसे ही बना सकते हैं विथआउट यूजिंग सलाइन। तो सलाइन माउंट का क्या क्या एडवांटेज है, इसमें मोटिलिटी डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी कैन बी डिटेक्टेड, जो बाइल स्टेन्ड एग्स होंगे वो गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे, और जो बाइल स्टेन नहीं होंगे दे विल बी कलरलेस। फिर आयोडीन माउंट, आयोडीन माउंट का एडवांटेज क्या है कि न्यूक्लियर डिटेल्स ऑफ द प्रोटोजोन सिस्ट एंड हेलमिंथ एग एंड लार्वे आर बेटर विजुअलाइज्ड कंपेयर टू सलाइन माउंट। ठीक है, तो आयोडीन माउंट में न्यूक्लियर डिटेल्स ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। डिसएडवांटेज ये है कि आयोडीन जो है वो इमोबलाइज कर देता है पैरासाइट्स को इमोबलाइज और किल कर देगा, जिसके कारण जो मोटिलिटी है वो डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आयोडीन माउंट में न्यूक्लियर डिटेल्स काफ़ी अच्छे से पता चलता है, बट मोटिलिटी नहीं पता चल सकता, एंड ऑल्सो बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो जो सलाइन माउंट का एडवांटेज था दैट इज़ बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी एंड मोटिलिटी कैन बी अप्रिशिएटेड, वो आयोडीन माउंट का डिसएडवांटेज है। नॉन बाइल स्टेन्ड एग्स, eggs of most of the intestinal parasite when passed through the intestine are stained by bile। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में
they will be stained by bile. किनके केस में they are not stained by bile? Enterobius, hookworm and Hymenolipus nana. These eggs are non-bile stained. तो hookworm का जो egg होता है, enterobius का जो egg होता है, और Hymenolipus nana ही, ठीक है, H और E, ये दोनों के जो eggs होते हैं they are non-bile stained. Enterobius, ठीक है, और H से एक hookworm था, और Hymenolipus nana, इनके जो eggs है they are non-bile stained. बाइल स्टेन्ड एग का एग्जांपल ट्राइक्यूरस हो गया, एस्कैरस हो गया, या राउंड वॉर्म, ठीक है. ट्राइक्यूरस, एस्कैरस या राउंड वॉर्म, इनका जो स्टेन होता है वो बाइल स्टेन होता है. और हुकवॉर्म या हाइमेनोलेपस नेना, एंटेरोबियस, इनका नॉन बाइल स्टेन एग होता है. फिर जो परमानेंट स्टेन्ड स्मीयर था, permanent stain smears, they are required for accurate detection of protozoan cyst and trophozoites by staining their internal structures. ठीक है, इसमें हम कौन कौन से स्टेन यूज़ कर सकते हैं? हेमाटोसाइलिन, आयरन हेमाटोसाइलिन स्टेन, ट्राइकोम स्टेन, मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन. This is useful for coccidian parasites like Cryptosporidium and Cyclospora and Cystoisospora. ठीक है, तो परमानेंट स्टेन स्मीयर क्यों करते हैं? ताकि प्रोटोजोन के सिस्ट और ट्रोफोजोइट्स का और एक्यूरेट डिटेक्शन हो. इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टेन कर देते हैं. कौन कौन सा स्टेन यूज़ करेंगे? आयरन हेमाटोसाइलिन, ट्राइकोम और मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन. ठीक है, कंसंट्रेशन टेक्निक में commonly used concentration techniques are sedimentation technique and flotation technique. ठीक है, concentration technique में we have sedimentation technique and flotation technique. Then egg counting और egg quantification methods. ठीक है, इससे हमें हेलमिंथिक इन्फेक्शन का इंटेंसिटी पता चल सकता है. ठीक है, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि डायरेक्ट स्पीयर काउंटिंग ऑफ बीवर. ठीक है, एग काउंटिंग या एग क्वांटिफिकेशन का 3 मेथड है. डायरेक्ट स्मीयर काउंटिंग फॉर बीवर, या कैटोकैस थिक फिल्म मेथड, या स्टोल्स मेथड, और डाइल्यूशन एग काउंटिंग मेथड. एग काउंटिंग के लिए क्या क्या मेथड है? डायरेक्ट स्मीयर काउंटिंग बाय बीवर, कैटोकैस थिक फिल्म मेथड, और स्टोल मेथड और डाइल्यूशन एग काउंटिंग टेक्निक. एक डायरेक्ट स्मीयर काउंटिंग for beaver, direct smear counting method of beaver, catocas thick film method, or Stolz method for diluting egg counting method.